मनीष जी, आज का जो चुनाव था, दूसरे राउंड का, जो 7 राउंड में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, जी जी। भाजपा के लिए सबसे टफ राउंड था ये। सबसे टफ राउंड था, सबसे कठिन। और यहाँ पे ही मुझे थोड़ी शंका थी, जी और ये जी। लग रहा था कि डैमेज होगा। और डैमेज शंका क्यों हो रही थी, ये इन लुटियन मीडिया। फिर इनका एक झूठ पहले बता दूं, फिर हम लोग वो तो करेंगे कि आप लोगों से, दर्शकों से आपको बताना चाहूंगा कि किस कदर बेशर्मी से, कितना बेतहाशा ये झूठ बोल रहे थे। मनीष जी, पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ, तो दो चरणों के लिए ये बार बार आरएलडी एसपी गठबंधन की गाना ये गा रहे थे कि जाट जाट मुस्लिम, जाट मुस्लिम, जाट मुस्लिम। तो जरा पहले आपको दूसरे चरण का बता दूं असलियत क्या थी। ये आरएलडी और एसपी के गठबंधन की असलियत क्या है, और जाट जाट मुस्लिम इनका जो गठबंधन, जिससे ये माहौल बना रहे थे खैराती, कि ऐसा लग रहा था कि पूरा सफाया कर देंगे। मनीष जी, अब आज की जो 55 सीटें हैं, जरा बहुत ध्यान से इस फिगर को आप समझ लीजिए, फिर इसके विश्लेषण पे हम लोग आते हैं। जी जी जी। आज की जो 55 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार 2017 में राष्ट्रीय लोकदल 44-45 सीटों पे लड़ा था कुल। हम्म। और उन 44-45 सीटों में से 38 सीटें ऐसी थी जी जहां पे इसको 4,000 से कम वोट मिला था। समझ रहे हैं आप? जी जी। यानी एक एक 1.5%, 1.5%, सेंट। वो भी कुछ कुछ सीटों पे। मतलब 44 सीटें लड़ा था, जिसमें 38 सीटों पे 4,000 से कम था, जहां 3,500-4,000 वोटर, 3.5-4 लाख वोटर थे, वहां इसको 4,000 वोट मिला था। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी ताकत ये था। तो 69%, अगर 55 सीटों मान लीजिए तो 69, इस पर मान लीजिए तो 80-90% सीटों पे तो इसकी ये हालत थी, जिसका ये लुटियन मीडिया हल्ला मचाया था, ढोल बजा रहा था कि जैसे रालोद के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी ने कोई गजब कर दिया। असलियत इनकी ये थी कि 44 सीटों पे लड़ा, जिनमें 16 सीटों पे इसको 1,000 से कम वोट मिले थे, 1,000 से कम। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। उसके बाद आ जाइए, 1,500 से कम वोट इसको 8 सीटों पे मिले थे, और 2,000 से कम इसको 2 सीटों पे मिले थे। 25,000 2500 से कम 5 सीटों पे मिले थे, 3500 से कम 3 सीटों पे मिले थे, और 4,000 से कम मतलब 4,000 के सीमा में 38 सीटें इसकी थी। और मनीष जी, जो सबसे खास बात थी कि 44 सीटों पे लड़ा था लोकदल। मैं इनकी ताकत बता रहा हूं, जिसको ये बहुत बड़ी ताकत बता रहे थे, कि 44 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ा था, जिनमें से 22 सीटें ऐसी थी जहां नोटा को ज्यादा वोट मिला था आरएलडी से। नोटा में जो वोट पड़े थे वो आरएलडी से ज्यादा पड़े थे 22 सीटों पे। लेकिन जी जी। इन्होंने इस तरह, तो आगे आप लोग ध्यान रखें कि ये जब किसी कुछ बताने लगे, ये अभी इनके, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आरएलडी की, कि इसी तरह का झूठ ये राजभर और मौर्य को लेकर भी आगे आने वाले चरणों में बताएंगे। उनकी भी दशा इससे इससे ज्यादा बुरी बुरी दुर्गति उनकी होनी है। तो इनके एक तो भ्रमजाल में मत फंसिए। तो ये अब मनीष जी आते हैं, देखिए ये जो है इस क्षेत्र, जो दूसरे दूसरे चरण में जहाँ ये वोटिंग हुई, यहाँ पर स्थिति मनीष जी ये थी कि पिछली बार ये 17 सीटें जीते थे। 38 सीटें भाजपा जीती थी, और हम्म। 17 सीटें तब कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था, दो यूपी के दो लड़के लड़ रहे थे। तो 17 सीटों में से 11 सीटें मुस्लिम जीते थे, मतलब इनके कैंडिडेट ही मुसलमान जीते थे। तो ये टोटल पूरी तरह से मुस्लिम उसमें वोटों पर आश्रित थे। हम्म। और वो इसका जो है, वो पिछली बार आपको जो है उस पर समझा चुका हूँ कि मुस्लिम वोट तो लगातार एक्सट्रीम डाल रहा, तो वो उसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं होना था, जितना था वही हुआ। अब की बल्कि कुछ खबरें आ रही कि कुछ कम हुई है वोटिंग, कहीं कहीं वोटिंग कम हुई है, कम जो हुई है। अभी तक जो पता चली है। तो और मनीष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आज उसका रहस्य खोलता हूँ कि मैंने पिछली बार क्यों सीटें दी थी, और आज मैं क्यों सीटें देने जा रहा हूँ। मनीष जी, यूपी के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में 60% वोटिंग विधानसभा चुनाव में शायद कोई बिरली हुई हो। अन्यथा सर्वाधिक कोई 59-58 हुई थी, जब 2012 में सरकार बनी थी इनकी। अन्यथा 55-54, 55-54, 52 इस तरह से चुनाव होते थे। लगातार 65
देखिए पिछले बार जो फर्स्ट राउंड उसमें भी 64 हो चुकी, और इसमें आज जो अभी आंकड़ा उन्होंने रफ जारी किया 62.79। पिछली बार 65.22 था। तो अभी वो जब रफ आएगा तो 1.5-2% बढ़ेगा, तो करीब करीब वही 1% का फर्क रह जाएगा। तो मनीष जी 64-65% वोटिंग अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो ये मनीष जी लहर चल रही है। समझ रहे हैं आप? जी 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 ये अगर ये 65% वोटिंग 64% वोटिंग हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये लहर चल रही है। और मुझको कोई कारण नहीं नजर आता कि ये लहर अखिलेश यादव के पक्ष में चल रही है। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष होकर कह रहा हूँ, मतलब कोई जी पार्टी का झुकाव नहीं। इन खैराती लुटियन मीडिया को छोड़ दीजिए। एक भी कारण जो हो कि वो अखिलेश यादव के पक्ष में वो लहर चल सकती है। उनका एक वर्ग है, उसमें वो चल रही होगी। भाजपा के पक्ष में मैं 3 कारण गिना सकता हूँ। पहली जी मोदी, दूसरे योगी, और तीसरे जो फिर इन दोनों की जो योजनाएं थी वो जमीन पर नजर आई हैं, दिखाई दी हैं। चाहे वो आवास की हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो नल की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे रसोई गैस की हो, चाहे बिजली की हो। और बाकी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ तो अद्भुत काम हुआ है। तो इनके तो कारण समझ में आते हैं कि अगर लहर चल रही है तो फिर इनके लिए चल रही है जमीन पे वो 64-65% वोट। ये सामान्य वोटिंग एकदम उदासीन वोटिंग तो है ही नहीं। ये वोटिंग किसी ना किसी के पक्ष में है, किसी के भी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि वह बिल्कुल जो भी सुन रहा हो न्यूट्रल होकर सोचिए। तो ये वोटिंग किसी के पक्ष में हो रही है, एक किसी पक्ष में एक तरफा चल रही है ये। और वो उसके मैंने कहा कि मेरे पास 10 कारण है कि वो योगी आदित्यनाथ के भाजपा के पक्ष में चल रही है, और मेरे पास 10 कारण है कि जिसकी वजह से अभी अखिलेश यादव के पक्ष में ये लहर नहीं चल रही है। क्योंकि इनके कुशासन और उसकी बड़ी यादें हैं लोगों के दिमाग, बहुत दिमाग में यादें हैं। तो आज की जो वोटिंग हुई है, तो मैंने कहा ना 62.79 62.80 अभी तक दी है, और वो 1.5-2% वो बढ़ेगी। तो 64 या 64.5% वो हो जाएगी। पिछली बार से 1% वही कम होगी। तो मेरा अपना आकलन मनीष जी आज का ये है कि 35। देखिए पिछली बार क्योंकि एक एक पॉकेट ऐसी है इनके वोट बैंक की कि वहां तो कुछ भी हो जाए वो इन्हीं को वोट जाना है। 50%, 52% इनका तथाकथित वो जो वोट बैंक है, सेकुलर वोट बैंक है, जो बड़ा धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक है, जो जो योगी आदित्यनाथ से मकान भी लेता है, 2 साल तक राशन भी लेता है, घर में बिजली भी लेता है, आयुष्मान का कार्ड भी बनवाता है। लेकिन वो वोट जो है वो सेकुलर होकर देता है। वो होकर इतना वो सेकुलर होकर देता, वो इतना इन सब ईमानदार, इतना। चीजों का सबसे ज्यादा फायदा वही उठाते हैं। और ये आप हाँ सर भूल गए, जो 2 किलोमीटर दूर जो नकाब ओढ़ करके जो शौच हाँ करने जाती थी महिलाएं, वो घर में अब शौचालय की सुविधा हाँ मिल गई है। हाँ, जो शौचालय देता है, शौचालय भी लेता है, वो सिलेंडर भी लेता है। लेकिन वो वोट सेकुलर होकर देता है। और ये लुटियन मीडिया भी बताता है कि ये बड़ा सेकुलर वोट है। अगर हिंदू जय श्री राम करता है तो वो बड़ा उसको कमीना लगता है। लेकिन ये जो है जो पूरी हरामखोरी करता है, पूरे 5 साल पूरी मौज लेता है, सारे पैसे लेता है, सारी सुविधाएं लेता है। और उससे पहले भूखों मर रहा था, उससे पहले जूते पड़ रहे थे इसको। लेकिन उसके बाद भी ये वोट जो है वो सेकुलर होकर देता है। इसकी सेकुलरिज्म की परिभाषा, तो वो एक वोट बैंक है। वो 15 से 20 सीटों पे बहुत तगड़ा है। उस पर आप सर पटक दीजिए। जो योगी आदित्यनाथ ने लेकिन कहा था कि मैं अगर अपनी गर्दन भी कटा दूंगा तो भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। नहीं वो लोगों ने इन्हीं लोगों के जूता मारा था। वो जो ये सेकुलर हैं, ये जो सेकुलर वोटर हैं, इनके सेकुलर वोटर के ठेकेदार हैं। और इन सेकुलर वोटरों के जो लुटियन मीडिया में ठेकेदार हैं, वो इन्हीं के मुंह पे जूता मारा था उन्होंने। क्योंकि मनीष जी उस सेकुलर वोट बैंक को 30 से 35% उसका हिस्सा है सरकारी सुविधाओं में जो जितनी भी है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे फ्री अनाज की हो। 30 से 35% उसको कोई चैलेंज नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा था तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तो वो जो है वो अभी चुनाव में फिर इसके नतीजे में आपको दूसरे चरण के नतीजों में दिखेगा। वो 15-20 सीटें हैं ऐसी, 15-20 सीटें ऐसी हैं। तो इसलिए मैं 35 दे रहा हूं भाजपा को। लेकिन इसमें मनीष जी प्लस माइनस
5 कर रहा हूं, इसमें प्लस जी माइनस 5 कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सेकुलर वोट बैंक है, इसमें मुझे एक गरीब तबके से, जब जो वास्तव में पिछड़ा, वो सेकुलर पिछड़ा है, और जो वास्तव में जिसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं मकान बनवाऊंगा, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में बत्ती जलेगी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में नल से जल आएगा, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बीमारी में इलाज नर्सिंग होम में कराऊंगा, तो वो ये जो पढ़े लिखे सेकुलर हैं, इनसे वो ज्यादा ईमानदार है। उस पर मुझे उस पर मुझे विश्वास है। और अगर वो विश्वास मेरा सही उतरा, तो ये फिर 35 से 40 हो जाएंगी, ये 35 से 40 हो जाएंगी, और नहीं तो 35 से 30, मतलब 35 बीच बीच में ले रहा हूँ। 38 थी पिछली बार इनके, तो या तो 30 हो जाएंगे या 35। वो एक संभावना है कि अगर वो ईमानदारी से उसने किया, अगर उसने वास्तव में विकास की बात करता, विकास पे होगा, तो ये वोट 40 सीटें भी जा सकती हैं। 40 के आगे तो आप कल्पना मत करिए, क्योंकि वो परम सेकुलर वोट है, वो तो बड़ा परम सेकुलर है, वो तो कुछ उसके उसके चाहे वो भूखों मर जाए, लेकिन उसको सेकुलरिज्म ही चाहिए। तो ये कुल मिला के मनोज जी बहुत संतोषजनक, मुझे जिस तरह से इन्होंने माहौल बना दिया था, कि मुझे यही जो चरण था सबसे खतरनाक, सबसे टिपिकल मैं मान रहा था भाजपा के लिए, कि यहाँ पे क्या इसका होगा। और उसमें होना ही था कि सिर्फ मुझे वही इंतजार था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये तो, हाँ, ये सेकुलर वोट बैंक तो हमेशा चरम पे जाके वोटिंग करता है, जी ये कोई जी। कम ज्यादा, ये कम नहीं करता, ये लाइन लगा के पहले से करता है, 80-90% वोटिंग करता है। इसीलिए तो इसीलिए कहना कि उस गांव में देखिए सर कि लगभग लगभग 100% वोट पड़े, 98 पॉइंट हाँ, समथिंग परसेंट, तो उसको 100 ही माना जाए। हाँ, सर लेकिन आपके आज टॉप कैंडिडेट, मुझे लगता है कि जो आपने चार तीन कारण बताए, पीएम ने उसके लिए चार कारण बताए थे कि क्या कारण है कि वोट पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक चीज, जो दो बातें जो उत्तर प्रदेश की रैली में हुई है, उस पे हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए याद दिलाया कि ट्रिपल तलाक से कैसे राहत दिलाए, उसके क्या फायदे हुए हैं। ये तो शौच और सुलभ शौचालय शौचालय घर में होना, नल जल योजना, घर में अनाज पहुंचना, अकाउंट में पैसे पहुंचने, तो अलग हो गई। उन्होंने, चूंकि मुझे याद आता है सर कि जब 2019 का चुनाव से पहले ये लिबरल गैंग, ये खैराती गैंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर जिरा चिरा था कि 2014 में मोदी की रैली थी, 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था, 2019 में कांग्रेस के खिलाफ वो माहौल नहीं है, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और प्रधानमंत्री की साख कमजोर हो गई है, इसीलिए सीट कम हो जाएगी। लेकिन वो सीट बढ़ गई, पता नहीं क्यों सर। मेरा तो जब जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा इस बार सीट आएगी। हो सकता है अतिशक्ति मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि योगी का परफॉर्मेंस इसमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। खैर, आपको सर क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने, ये कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में मोदी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, आज मोदी ने उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को याद दिलाया कि तुम्हें हमने ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जो तुम्हें कूटा जाता था, पीटा जाता, घर में दहेज के लिए, स्कूटर के लिए, सब कुछ उन्होंने एक चीज याद दिलाया जो मिडिल फैमिली में होता है। क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा? और दूसरी चीज सर, मैं चूंकि सवाल ज्यादा ना करूं, आप बोले ज्यादा। गोवा में आज उन्होंने कहा, दोनों का हम वीडियो दिखाएंगे, तो हम गोवा वाला वीडियो आपको दिखा देते हैं जरा से। इस वीडियो के बाद क्या हिंदू वोट जो है, गोवा की चर्चा तो उन्होंने गोवा के लिए की है, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यदि पीएम के रहा कानपुर है भाषण को यदि तो आप मैं सुने? देश के मतदाताओं के सामने, और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है, वहां के मतदाताओं को भी जहां एक चुनाव चल बात रहा से है। अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में, वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, और उनको पूछा गया कि हां, आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है, और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया?
बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। सर, बात गोवा के लिए हो रही थी, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में था और उन्होंने कहा जहां जहां चुनाव हो रहा है। पीएम कानपुर में जब ये बोल रहे थे, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर? नहीं नहीं मनीष जी, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ रहा है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी के इस वीडियो पे आता हूँ। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मैं इससे हम लोग की बात अभी पूरी नहीं हुई थी मेरी, कि मेरे आज 3 लोगों से बात हुई। तो बिजनौर से जो मुझे खबर मिली, तो उसने कहा कि जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो, जिन्होंने सूचना दी कि आप इस बार हिंदू पूरी ताकत से वो भी निकला है और सिर्फ हिंदू के नाम पे निकला है, सिर्फ हिंदू के नाम पे निकला है। उसके अलावा जिसको ये सबसे ज्यादा बांट के रखते थे कि दलितों का सबसे ज्यादा लाभार्थी तो दलित ही हुए, मकान मिला, घर मिला है, वो एहसान फरामोश वो नहीं है। तो अब की उन्होंने चढ़ के वोट दिया है भाजपा को, चढ़ कर। और जो मैंने कहा कि तीसरा लाभार्थी सेकुलर वाला है, तो जो वो देखिए उसके पास ना ये कोई लुटियन मीडिया का आदमी जाता है, ना कोई नेता जाता है, लेकिन वो वोट डालने गया है। और उसके बारे में भी ऐसी सूचनाएं हैं कुछ कि उसने भी ठीक से इनको वोट दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो 35 से मैं वो संभावना मैं 40 की भी खारिज नहीं कर रहा हूँ। अब आता हूँ मनीष जी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे। मेरा मानना इससे कुछ और है मनीष जी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये आम आदमी को संदेश नहीं दिया है। आम आदमी तो उनको सुन ही रहा है, सब जान रहा है, समझ रहा है, और सबको पूरा ये संदेश मालूम है। आज इन्होंने ये मंच से जूता मारा है लुटियन मीडिया पे, जो रोज आके अपनी प्रपंच कथा सुनाना शुरू करता है शाम को 5 बजे से रात में 9 बजे तक, कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती है, कब्रिस्तान का क्या काम है और शमशान का क्या काम है, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने इनके जूता मारा कि इसमें बोलोगे कुछ, इस पे कुछ बोलोगे, ये कौन कर रहा है? तो ये सबसे बड़ा तो ये जो तथाकथित विश्लेषक आके बैठते हैं, जो न्यूज चैनलों पे आके बैठते हैं, इनको उन्होंने आईना दिखाया है, और बाकी तो संदेश दिया ही है कि तो हमको कैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। कि पूरी रणनीति बना के, मतलब वो बंगाल से जो बैठ के बंगाली 8-9 महीने पहले उस बेशर्म औरत को शर्म नहीं आ रही कि यूपी बिहार वालों को पानी पी पी के गाली दे रही थी, अब उनको ज्ञान देने के लिए यहाँ आ गई है वो वोट मांगने। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जिसको भी जरा सा भी याद है, तो वो जिसके लिए भी वोट मांगने आ रही है, उसको तो कसम खा के वोट मत देना, किसी कीमत पे मत देना। अगर जरा सा भी अपना तुम्हें स्वाभिमान है, तो समझ लो वो उसने खुलेआम गाली बकी, 2 महीने तक गाली बकी। यूपी और बिहार दो ही जगहों को उसने गाली बकी, और वो बेशर्म औरत यहाँ आके वोट मांगने आई है। इसको घुसने नहीं देना चाहिए था इसको उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो इस तरह के लोगों को वो वहां गोवा में जाके हिंदुओं बांटने की बात कर रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज आईना दिखाया है, प्रधानमंत्री ने, और बिल्कुल सही आईना दिखाया है। और खासकर ये मीडिया जो रोज आके बैठता है कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान कर रही है, भाजपा तो पाकिस्तान की बात क्यों ना की जाए भाई? पाकिस्तान की बात पे इतना ही बुरा क्यों लगता है इस न्यूज चैनलों को? पाकिस्तान इनका बाप है क्या? ये पाकिस्तान इनको कुछ अलग तरीके से देता है पैसे? कहां से आते हैं इनके पास पैसे? इनको भाई वो चलिए, राहुल गांधी को बुरा लगे वो तो समझ में आता, वो तो पूरी तरह से जैसे उसका आचरण ही ऐसा जैसे पाकिस्तान का एजेंट है। पूरी कांग्रेस वहीं लगी हुई है, मणिशंकर अय्यर जाके वहां कहता है कि
मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। सलमान खुर्शीद वहां जाके तारीफ करता है, तो दिग्विजय सिंह उसको साहब कहता है, हाफिज सईद को। तो कांग्रेस का तो समझ में आता है, लेकिन ये न्यूज चैनल क्यों इनके, वो आज आज ही मनीष जी वो इतना बढ़िया हिजाब वाले मामले पर ऐसे बात कर रही थी अंजना ओम कश्यप, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने मुंह धुआं कर दिया, इसका जवाब नहीं सूझ रहा था, लग रहा था कि उसको कह रहे हैं मैंने तुमको गलत बुला लिया। और वो तथ्यों तर्कों के साथ बात करते हैं, लफाजी कतई नहीं करते, जो ये अपने यहाँ बुला के बैठालते हैं अपने प्रोग्रामों में, तो वो बिल्कुल जी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त। तो आज प्रधानमंत्री ने इन इन दोगलों को, मक्कारों को जो है वो आईना दिखाया है। और बाकी तो संदेश प्रधानमंत्री की तो एक एक अदा का संदेश पकड़ रहा है, समझ रहे हैं आप। उनको जी कहने की जरूरत नहीं है, उनकी एक एक अदा का संदेश क्या है वो हमारा वोटर जानता है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता है। वहां ये तो उन्होंने दोनों बहुत कुछ। दोनों चीजों का आपको लगता है कि जैसे कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को जो कुछ याद दिलाया कि कुछ भूल मत जाना, क्योंकि हाँ कई बार होता है ना कि आप भूल जाते हैं, आप जो चीज हाँ चाहते हैं वो यदि मिल जाता है, जब तक आप कुछ भगवान से मांग रहे होते हैं या फिर आपकी इच्छा होती है, वो जब पूरी हाँ हो जाती है उसकी महत्ता कम हो जाती है, हाँ उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो मुस्लिम महिलाओं को कभी ये था कि 3 तलाक से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, कि कभी हाँ आया टेलीग्राम से 3 तलाक दे दिया, फोन पे 3 तलाक दे दिया। आज उन्होंने बहुत हाँ, बेहतर तरीके से समझाया कि बहुत कहीं बहुत मुस्लिम विस्तार महिला इस समझाया है। बुर्का के नशा में भूल ना जाए, बुर्का का जो नया जो ड्रामा शुरू हुआ उसमें भूल ना जाए। आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट 1-2% भी पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसका पड़ेगा, उसका मनीष जी निश्चित पड़ेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत धोखे में है, ये बहुत धोखे में है। और मनीष जी खाली उन मुस्लिम महिलाओं का नहीं भाई, बहुत से बाप भी ऐसे इससे पीड़ित रहते थे, उनके सर पे हमेशा जी तलवार लटकी रहती थी कि पता नहीं कब 3 तलाक के घर भेज देगा हमारे। तो जो समझदार, हमने कहा उन लोगों के पास ये जाते ही नहीं, ये कभी उन लोगों के पास जाते नहीं। ये हमेशा वो 1.5 फीट दाढ़ी वाले मौलाना बुला के, और वो जो वो किराए पे आते हैं बवाल करने के लिए, उठांग उलूल जुलूल बकने के लिए, उन्हीं को बुला के। बेनजारों आप के देखिए, लिए। हाँ आप देखिए ना, ये जो जितने 8-10 न्यूज चैनल हैं, और एक उसमें से करीब 1.5 दर्जन मौलाना है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहता है, इनको कोई डॉक्टर मुसलमान नहीं मिला, इनको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मुसलमान नहीं मिला, इनको किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुसलमान नहीं मिलता, इनको ये फलाने नवाज, ये दिमागे नवाज, ये फलाने मस्जिद के वो, ये बुला के उन्हीं को बैठालते हैं। और वो वही 1.5 दर्जन है, दर्जन भर है मेरे ख्याल से, 1.5 दर्जन भी नहीं, वही इधर से उधर किराए पे घूमा करते हैं इस चैनल से। मुझे हंसी आती है, ऑटो रिक्शा की तरह। इससे आज इस चैनल पे 8 बजे से उस चैनल पे है, और उसी पे आके ये करते हैं। और उनको एक और चीज है मनीष जी की, उनको आप देखें कभी कभी जो प्रेम शुक्ला ऐसे भाजपा के प्रवक्ता मिल जाते हैं, तो जम के उनको गरियाते भी हैं, लेकिन वो गाली खा के फिर आते हैं वो, क्योंकि पैसा क्योंकि उनको पैसा मिलता है। तो वो जैसे फिल्मों में विलन नहीं होता था कि उसको तुमको मार खाने के पैसे मिलेंगे हीरो से, तो वो आते हैं तो इनको, इन्होंने मुसलमानों के नाम पे तमाशा का एक बना रखा है, कोई इनको पढ़ा लिखा ढंग का आदमी नहीं मिलता।